नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। यूपी पीसीएस और यूपीएससी सबका सपना होता है निकालने का, और इस वजह से विद्यार्थी बहुत परिश्रम करते हैं और एक दिन वो जब सिलेक्शन पाते हैं तो उनके सपने खुद के पूरे होते हैं, साथ ही साथ उनके परिवार और उनके माँ बाप का भी नाम बहुत बड़ा होता है। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ रैंक 3 यूपी पीसीएस 2023 सैवी दुबे मैम के साथ आज ये सेशन हमारा है। सबसे पहले मैम आपको बहुत ढेर सारी बधाइयाँ सिलेक्शन के लिए। मैम का तीसरा रैंक है, डिप्टी जेलर के पोस्ट पे मैम सेलेक्ट हुई हैं और इस बार भी अटेम्प्ट दे रही हैं अपने रैंक को बेहतर बनाने के लिए। और हो सकता है इस बार अगर पीसीएस का प्रीलिम्स भी नज़दीक है और आप सब तैयारी भी कर रहे हैं तो उम्मीद करते हैं इस बार भी मैम का रैंक बहुत अच्छा है। और आज के इस इंटरव्यू सेशन में हम पूरी स्ट्रैटेजी पे डिस्कस करेंगे। कोई भी विद्यार्थी अगर यूपीएससी और यूपीपीएससी की तैयारी कर रहा है तो शुरुआत से लेकर के और अंतिम 2 महीने की स्ट्रैटेजी क्या है, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपसे पहला ही सवाल कि जब आपका सिलेक्शन हुआ तो पहला रिएक्शन क्या था? वो जब पीडीएफ में पहली बार अपना नाम देखना, ऐसा लगता है कि इतने दिन से जो मेहनत कर रहे थे वो कहीं ना कहीं फाइनली जाके वर्थ इट हो गई है। जो हमने एक सपना देखा था कि सिविल सर्विसेज में आना है और अपनी कंट्री के लिए कुछ करना है, लगता है कि उसकी तरफ एक स्टेप आगे हो गया। और मोर और लेस ये एक तरीके का दाव है जो हर स्टूडेंट अपने साथ खेलता है, अपनी मेहनत का दाव, अपने संघर्ष का दाव और अपने माता पिता के त्याग का दाव। तो वो सब ऐसा लगता है कि एक पल में सारा पूरा हो गया है। अच्छा, पहले से ही मतलब ये तैयारी करने का विचार था कि बाद में दिमाग में आया? नहीं, मैंने बहुत पहले सोच रखा था कि मुझे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है। बहुत सारे सराउंडिंग्स में भी आईएएस ऑफिसर्स वगैरह को देखा है और मेरा जिस तरीके का विजन रहा है कि मुझे लगता है कि मैं एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट लेके आऊँ या कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस को, मतलब चेंजेस को लेके आऊँ जिससे सोसाइटी को एक बेटर सोसाइटी बना पाऊँ। तो वो उस तरीके का विजन शुरू से था और इसलिए मुझे लगा कि मेरे लिए सिविल सर्विसेज जैसी परीक्षा को ऑप्ट करना ज़्यादा सही रहेगा। अच्छा, मतलब पहले से ही टारगेट था। जी। तो मतलब आपका मीडियम क्या रहा है और आपका पढ़ाई का बैकग्राउंड क्या रहा है? ओके। देखिए, मेरा मीडियम इंग्लिश रहा है और मैं कोई बहुत टॉप प्रेस्टिजियस कॉलेजेस या फिर बहुत ऐसे कुछ से नहीं हूँ। मैंने बीएससी और एमएससी किया था। उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। यूपी में ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था और सेकेंड अटेम्प्ट में रैंक थी। अच्छा, मतलब बेसिकली इंग्लिश मीडियम से आप कह जी, सकते हैं जी। आपको। तो यूपीएससी भी आप दे रही हैं, जी, आगे दूँगी। आगे भी देना भी है। जी। तो यूपी पीसीएस की तैयारी मतलब कब से कितने समय से आपने करनी स्टार्ट की? देखिए, मैंने लास्ट ईयर भी यूपीपीसीएस के इंटरव्यू तक गई थी, तो वो लास्ट ईयर ही था जब मैंने यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। और उसके बाद जब इंटरव्यू से रह गई तो ऐसा लगा कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक आ रही हूँ तो कहीं न कहीं स्कोप है कि अगर थोड़ा मेहनत कर लूँगी, अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज़ कर लूँगी, तो इसमें एक्सेल कर जाऊँगी और उसी दिशा में बढ़ी और सेकंड अटेम्प्ट में सफलता मिल गई। अटेम्प्ट में सफलता भी मिली और जब मैम का सिलेक्शन हुआ था तो इनके माता पिता भी साथ में आए थे। पिताजी आपके जो है पत्रकार भी हैं बहुत बड़े, मध्य प्रदेश में उनका घर है। तो अच्छा, जैसे कि कोई बच्चा अगर स्टार्टिंग से टारगेट बना रहा है कि हमको सिविल के क्षेत्र में जाना है तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, वो शुरुआत कहाँ से करे? देखिए, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना चाहिए एनसीईआरटी से, क्योंकि इस एग्ज़ाम में अगर बेस देखें तो बेस जो है वो हमारा एनसीईआरटी की जो सिलेबस है उसी से स्टार्ट होता है। और एक चीज़ ये भी है कि हमारा टच इन सब सब्जेक्ट से जा चुका होता है। जैसे अगर किसी ने बीएससी की है तो उसका हिस्ट्री वगैरह से टच चला जाएगा, जिसने हिस्ट्री पढ़ी है तो उसको इकोनॉमिक्स का टच चला जाएगा। तो कहीं न कहीं कोई भी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन हो, कुछ ना कुछ सब्जेक्ट्स आपके जो हैं वो छूट जाते हैं। अगर आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं तो आपका क्या है, बेसिक क्लियर होना स्टार्ट हो जाता है कि बेसिक्स हमें किस तरीके से स्टार्ट करना है। पहले आप एनसीईआरटीज़ करिए, सेकंड नंबर पे आप सिलेबस को बिल्कुल अपने पास रखिए, थर्ड नंबर पे आप उस अकॉर्डिंग पीवाईक्यूज़ को एनालाइज़ करिए कि पीवाईक्यूज़ क्या हैं, एंड देन उन पीवाईक्यूज़ को देखते हुए उस तरीके से ही आप अपनी प्रिपरेशन को चैनलाइज़ करिए। पीवाईक्यूज़ को एनालाइज़ करके कि कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको चाहे वो प्रीलिम्स है, चाहे मेंस है, दोनों में सक्सेस मिलेगी। अच्छा, जैसे मतलब कोचिंग का कोई बच्चा नहीं कर रहा है या कोचिंग कर भी रहे हैं, अभी तो दिल्ली और राजेंद्र नगर में बहुत बड़ा एक केस भी हुआ है, बहुत बच्चों की भीड़ रहती है। तो कोई कहते हैं कि जैसे तैयारी करना है तो आज के समय में बहुत सारे ऑनलाइन भी चीज़ें आ चुकी हैं, तो बिल्कुल। कोचिंग का रोल बताइए और बच्चे जो कोचिंग कर रहे हैं और जो कोचिंग नहीं कर रहे हैं उसके बीच में कैसा डिफरेंस आपने फील किया? देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले चीज़ डिपेंड करती है आपके अपने डेडिकेशन के ऊपर। कोचिंग के कुछ पॉजिटिव रोल्स हैं, जैसे कि आप अगर कॉलेज की एजुकेशन से आते हैं, तो आपका एक लंबा टच बन जाता है कि बहुत ज़्यादा, मतलब आपको डेडिकेटेडली बैठ के पढ़ना वो पॉसिबल नहीं होता, बहुत टाइम हो जाता है उस चीज़ को छोड़े हुए।
कम से कम अगर आप कोचिंग पे डेली क्लासेस कर रहे हैं तो आपको एक डायरेक्शन मिलता है कि मुझे 3 घंटे कैसे बैठना है। और कोचिंग में एक्सपीरियंस फैकल्टीज होती हैं तो वो आपको ये बता देती हैं कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ने का डिफरेंस आता है। ऑन द अदर हैंड जैसा केस हुआ दिल्ली में, आप डिस्कस भी कर रहे हैं, आजकल मोर और लेस सारी कोचिंग्स जो हैं वो ऑनलाइन मोड में भी बताती हैं। तो इट इज़ नॉट कि आप दिल्ली आएँ, प्रयागराज में भी इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो सारी कोचिंग्स के सेंटर्स अब यहाँ खुल गए हैं। ये खुद दिखाता है कि मतलब अभी प्रयागराज और अभी आ जी, रही है। तो आपको एक चीज़ देखना चाहिए कि जब दिल्ली में कोचिंग का हब नहीं था उससे पहले से प्रयागराज का हब है। तो वो जो लॉस्ट ग्लोरी है उसको आप कहीं और मत ढूंढिए, अपने यहाँ पे ही चैनलाइज करिए। कोचिंग आपके लिए गाइडेंस का रोल प्ले करेंगे, उसके साथ आपको अपने एफर्ट्स में क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे तो वो आपको सक्सेस अटेन करने में थोड़ा स्पीड अप कर देगा प्रोसेस। अच्छा, जैसे ये मैम बताइए कि बच्चा अगर कोई शुरुआत से तैयारी कर रहा है तो एनसीईआरटी वो कैसे पढ़े? देखिए एनसीईआरटीज़ के लिए सिंपल चीज़ है। फर्स्ट आपकी कम से कम 3 आइटरेशन होने चाहिए। फर्स्ट आइटरेशन आप बिल्कुल बेसिक बुक्स को पढ़िए कि क्या है, बिकॉज़ फर्स्ट टाइम पे आप जज नहीं कर सकते कि उसमें से क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। सेकंड आइटरेशन में मे बी आप उसमें जज कर पाएँगे कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। नहीं पढ़ना। एंड थर्ड आइटरेशन के टाइम तक आपकी नोट मेकिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए कि आपने पढ़ लिया, जो अब आपसे नहीं बन रहा है, उन पॉइंट्स को आप नोट्स के फॉर्मेट में लिखिए। तो उससे ये होगा कि अब जब आप 3 आइटरेशन में करेंगे ना तो जो बेसिक्स आपका मिस हो गया इतने दिन से, उस पे आप नॉलेज गेन कर लेंगे। और उसी को जब आप आगे जाके स्टैंडर्ड बुक्स के साथ इनकलकेट करेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी और आप क्वेश्चंस को अप्रोच करते समय जो छोटे-छोटे फैक्ट्स होते हैं, क्योंकि आजकल पेपर में आप देखेंगे 3 पॉइंट्स या 4 सब पॉइंट्स होते हैं क्वेश्चन के अंदर। बहुत से पॉइंट्स हैं जो एनसीईआरटी से डायरेक्ट आते हैं। अगर आपकी उसमें नॉलेज क्रिस्टल क्लियर है तो वो आपको वहाँ पे एज दे देती है क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे से अप्रोच करने में। जैसे बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि एनसीईआरटी किस क्लास की पढ़ें। जैसे कि कोई बच्चा ग्रेजुएशन अगर आर्ट्स बैकग्राउंड से कर रहा है तो वो कहता है एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है। तो मतलब किस क्लास की इम्पोर्टेंट देखिए ज़्यादा है ज़रूरी मैं एनसीईआरटी? इसलिए बोलती हूँ बिकॉज़ मैं देखिए एनसीईआरटी बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी है। हम स्कूल से उसको पढ़ के आ रहे हैं। तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में, अगर आप एकदम से रेफरेंस बुक ले लें, मे बी आप उसकी लैंग्वेज को मतलब अकस्टम ना कर पाएँ। ऑन द अदर हैंड एनसीईआरटीज़ बहुत ही जनरल वे में लिखी हैं तो आप उसको ईज़िली समझ पाएँगे। आप ज्योग्राफी के लिए 6 से 12th पढ़िए एंड आप यूपीपीसीएस क्योंकि कर रहे हैं तो जनरल साइंस के लिए 6 से 12th पढ़िए। बाकी सब्जेक्ट्स में अगर आप 11th-12th की भी पढ़ लेंगे तो सफिशिएंट है। इतना सफिशिएंट है। अच्छा, कितना घंटे दीदी आप पढ़ती थी, मतलब अभी कितना घंटे आप पढ़ती, क्योंकि अभी पीसीएस भी नज़दीक है, देखिए मुश्किल से 2 भी गया था, तो कितना घंटे अभी आप पढ़ लेती हैं? देखिए मेरे हिसाब से आवर्स से ज़्यादा मैटर करता है कि आपकी क्वालिटी क्या है। कुछ लोग 10 आवर्स 12 आवर्स डिवोट करते हैं, कुछ लोगों को वही चीज़ 6 घंटे में हो जाती है। तो ऑल डिपेंड्स कि आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए और उसको किस तरीके से आप चैनलाइज कर रहे हैं। और मैं एक चीज़ कहूँगी कि 12-14 आवर्स डेली के बेसिस में पॉसिबल नहीं है, बट 7-8 आवर्स डेली के बेसिस में सबके लिए पॉसिबल है। तो आप 12 आवर्स 2 दिन पढ़ें और फिर 1 दिन बिल्कुल गैप कर दें, उससे अच्छा है कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए। 7-8 घंटे पढ़िए अपना, लेकिन टाइम फ्रेम बनाइए कि मुझे अगर 1 हफ्ते की मैं पॉलिटी कंप्लीट करना है तो मेक श्योर यू कंप्लीट इट और उसको बस कंसिस्टेंट रखिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ये ज़्यादा। अच्छा, जैसे कि स्टैंडर्ड बुक बच्चे क्या-क्या फ़ॉलो करें? कौन-कौन से सब्जेक्ट की अलग-अलग स्टैंडर्ड बुक? देखिए पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़िए, इकोनॉमिक्स के लिए आप मैंने तो बेसिक एनसीईआरटीज़ के अलावा कुछ मृणाल सर के नोट्स देखे हुए थे। उसके अलावा अगर जनरल साइंस का मैंने आपको बता दिया एनसीईआरटीज़ करिए। उसके अलावा अगर आप हिस्ट्री के लिए देखें तो स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न और एनसीईआरटीज़ फॉर एंशिएंट एंड मिडाइवल। आर्ट एंड कल्चर के आप कुछ वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। बाकी मैं अभी भी बार-बार बोलूँगी कि यूपी पीसीएस के लिए अगर आप स्पेसिफिकली देख रहे हैं, रिलाई मोर ऑन दी पीवाईक्यूज़, क्योंकि पीवाईक्यूज़ ही आपको ज़्यादा अच्छे से डायरेक्शन दे पाएंगे कि आपको किस तरीके के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। घटना चक्र, घटना चक्र बेसिकली पीवाईक्यू ही है। पीवाईक्यू ही है अगर ना? आप देखें पीवाईक्यू है और आपके ऊपर है कि आप डायरेक्ट घटना चक्र से करना चाह रहे हैं या आप आयोग की वेबसाइट से डायरेक्ट पेपर निकालिए। क्योंकि कई बार बच्चे कहते हैं कि घटना चक्र बहुत बल्कि है, कैसे रिवाइज करें। उसका एक रीज़न ये भी है कि उसमें अगर एक क्वेश्चन 7 बार पेपर में आया है तो वो 7 टाइम्स रिपीटेड है। वो आखिरी में रिवाइज करना दिक्कत होती है। इससे बेटर है आप पीवाईक्यू के क्वेश्चन पेपर लीजिए, उनको सॉल्व करिए और जो आपसे नहीं बन रहे हैं उन क्वेश्चंस की नोट मेकिंग करके रखिए और मेक श्योर करिए कि जब एग्जाम से 3 दिन 4 दिन बचा है तो आप उनको बार बार रिवाइज करिए, वो आपको एक एक्स्ट्रा एज देंगे प्रीलिम्स में। अच्छा, जैसे कि अभी प्रीसियस का प्रीलिम्स भी 2 महीने के आसपास उसकी डेट है, 2 महीने बाद प्रीलिम्स है।
तो बच्चा कब प्रीलिम्स से मतलब मेंस की तैयारी से प्रीलिम्स की तरफ शिफ्ट करे, और प्रीलिम्स की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, पूरा होल स्ट्रेटेजी अंतिम 2 महीने में रामबाण क्या है वही। देखिए, अभी मेरे ख्याल से हाई टाइम हो चुका है, अब आपको प्रीलिम्स की तरफ स्विच कर जाना चाहिए, बिकॉज यूपी पीसीएस में प्रीलिम्स काफ़ी ज़्यादा एज पे मार्क्स लाने पे क्लियर होता है, इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है, तो अच्छा, उसके लिए आपका आपको कट ऑफ कितना आया था इस बार प्रीलिम्स में, मेरा मतलब जब 143 मार्क्स था आउट ऑफ 200। 143 नंबर, हाँ, मतलब 200 में, 143 आउट ऑफ तो लगभग 200। कितना सवाल सही होगा? 103 समथिंग क्वेश्चंस हैं। आपने कितना अटेम्प्ट किया था लगभग? मैंने 145 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। अच्छा, इतना अटेम्प्ट करना जरूरी भी होता है नहीं, ये देखिए, भी। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। कुछ लोगों को मैं अपने ही बैच में जानती हूँ, जिनके जो लोग 110 115 अटेम्प्ट करते हैं एंड उनका सक्सेस रेट ज़्यादा है, उनकी एरर्स बहुत कम होते हैं। तो इसी पे आती है टेस्ट सीरीज का रोल, आपको टेस्ट लगाना ज़रूरी है। ये जो लास्ट 2 मंथ्स हैं, इसमें आप हर स्टैंडर्ड बुक्स का रिविजन, उसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए ई दृष्टि करिए, उसको किसी भी वीडियोस के साथ या कोई भी अदर मैगजीन के साथ किसी एक के साथ और कंबाइन कीजिए, प्लस तो टेस्ट वो जरूर सोर्स क्या हो दीजिए। सकता है अदर वीडियोज और मैगजीन का? देखिए, आप ना अगर यूट्यूब में जाएंगे, जैसे मैं भी यही करती थी, आप डाल दीजिए 1 ईयर करंट अफेयर्स, आपको हाँ, बहुत सारे वीडियोस आते मिल हैं। जाते कुछ हैं। नहीं करना, आपको खाना खाते समय, वॉक कर रहे हैं, उन वीडियोस को सुनिए। 2-3 बार सुनेंगे तो जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको क्लिक कर जाता है कि हाँ, ये मैंने सुना हुआ है। और पीसीएस में तो फैक्चुअल ही हाँ, आते हैं, फैक्चुअल करंट आते हैं, वरेंट से तो जो वो फैक्चुअल ओरिएंटेड आपका रहते हैं। वो जो आप चलते फिरते करंट अफेयर सुनते हैं वहां से हो जाता है। जैसे इस बार जो प्रिंस करके वो एक बुक आई थी कि ये किसकी है, वो मैंने ऐसे रैंडम बुक किसी वीडियो में देखा था, तो मुझे क्लिक कर गई थी कि हाँ है। तो ऐसे इस तरीके से आपका होगा। अभी सोली आप प्रीलिम्स की तरफ अपना टाइम पूरी एनर्जी डेडिकेट करिए, बिकॉज प्रीलिम्स क्लियर करने पे ही मेंस का रोल स्टार्ट होगा। और पीवाईक्यूज करिए, उसके अलावा टेस्ट दे के देखिए, क्योंकि टेस्ट में ही आपकी स्ट्रेटेजी पता चलेगी कि आप कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके और एक्यूरेसी ज़्यादा वाले पर्सन हैं, या आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके और मतलब एक स्कोर जो सेफ स्कोर है उसमें आने वाले हैं। तो वो चीज़ का बैलेंस आपको डिसाइड करने के लिए टेस्ट लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, जैसे कि किस सब्जेक्ट का ज़्यादा रोल रहता है, मतलब जैसे कि किस, मतलब बहुत सारे बच्चों को कुछ सब्जेक्ट टफ लगता है और वो क्या सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं, और कौन सा सब्जेक्ट छोड़ना जरूरी है ही नहीं क्योंकि उससे ज़्यादा सवाल आते हैं? देखिए, हायरार्की में देखें तो अगर यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स देखें, पॉलिटी, हिस्ट्री, जनरल साइंस, ये 3 सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं छोड़े जा सकते। सेकेंड नंबर ऑफ हायरार्की में होना चाहिए ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, और लीस्ट प्रायोरिटी में होना चाहिए इकोनॉमिक्स, क्योंकि उससे बहुत कम क्वेश्चंस हैं, जो हैं भी वो बजट वगैरह से आते हैं। फिर उसके बाद आपका होना चाहिए करंट अफेयर्स एंड थोड़ा सा यूपी का जीके और यूपी का बजट। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप आराम से 100 क्वेश्चन सही करके आ जाएंगे। अच्छा, करंट अफेयर्स के लिए आपने बोला कि मतलब क्या और बच्चे फॉलो कर सकते हैं डेली लाइफ के? देखिए, मैं एक चीज़ बोलूँगी, आप बहुत सोर्सेस में भागने की जगह, बिकॉज़ देखिए, कोई एक मैगज़ीन है वो भी करंट कवर करते हैं, कोई दूसरी मैगज़ीन उठाएँगे, हो सकता है उन्होंने उससे +2 -2 किया होगा। आप 4 सोर्स लेंगे तो अल्टीमेटली आपको याद ही नहीं रहेगा किस बुक में क्या पढ़ा है। माइट बी आप चारों बुक में एक ही चीज़ को इम्पोर्टेंट को हाइलाइट कर देंगे, अल्टीमेटली रिवाइज़ नहीं कर पाएँगे। रिवीजन ज़्यादा बड़ा खेल है रेदर देन आपके सोर्सेस को डाइवर्सिफाई करना। सोर्सेस कम करिए, मल्टीपल रिविजन्स करिए। 2 करंट अफेयर्स सोर्स सफिशिएंट है, 2 कुछ भी कर लिया, वीडियोस देख लिए, उसके बाद आप क्वेश्चंस देखिए कि क्या है, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए कि रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस से क्वेश्चन आएगा ही, स्पोर्ट्स अवार्ड से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके अलावा अच्छी कुछ ओलंपिक्स वगैरह इससे कुछ क्वेश्चन आएगा। अभी तो ओलंपिक हाँ, भी है, हुआ ये भी है। बहुत कोई इंपॉर्टेंट है। बुक से क्वेश्चन आएगा, तो जो आपको पता है टॉपिक्स आएंगे, आप उन पे ज़्यादा फोकस करिए rather देन रैंडम कुछ भी पढ़ने से। तो इस चीज़ को प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा अच्छा, मेंस की आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना लिखे निकल नहीं सकता बिल्कुल, बिल्कुल, यूपीएससी और यूपीपीएससी। बिल्कुल। तो मेंस की आंसर राइटिंग के लिए क्या स्ट्रेटेजी एस्पिरेंट की होनी देखिए, चाहिए? मेंस में भी यही है, यूपी में अगर आप देखेंगे तो इवन मेंस के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है? तो आप सबसे पहले पीवाईक्यूज से स्टार्ट करिए। अगर आपने पीवाईक्यूज लिख लिए तो आप समझिए 5-6 क्वेश्चन चारों पेपर मिला के रिपीट हो जाएंगे। तो वो, और आप पीवाईक्यूज लिखेंगे तो आपको लिखने का एक तरीका आ जाएगा कि किस तरीके से लिखना है, ठीक है? तो आप पीवाईक्यूज लिखिए, प्लस आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, खुद में सोचिए कि इससे क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। जैसे अगर आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया के एग्रीकल्चर में क्या चैलेंजेस हैं। एक क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया का एग्रीकल्चर क्यों नहीं ग्रो कर रहा है, स्टैग्नेंट है। एक क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया के एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए क्या है। अब आप देख रहे हैं, एक टॉपिक पढ़ते समय आप खुद से पूछिए, देखिए कि क्या क्वेश्चन हैं, और उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर को इंक्लूड करने की कोशिश करिए। अच्छा, जैसे कि आजकल बहुत सारे केसेज आ रहे हैं, प्रयागराज में बहुत बच्चे सुसाइड भी कर ले रहे हैं, आत्महत्या भी बहुत सारी हो रही है,
और बच्चे एक तरीके से एक टाइम के बाद बहुत अपने आप को लो फील करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे तैयारी भी कर रहे होंगे इस फेज में, इंटरव्यू तक जाना, वहाँ पे ना सिलेक्शन होकर फिर वापस उसी फेज पे आ जाना, बहुत लोगों का प्रीलिम से ना निकलना, तो इस पे भी आप कुछ मोटिवेशन देना चाहेंगी? देखिए, व्हाट आई बिलीव इज आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है अगर आप इस तरीके की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये एक ईयर लॉन्ग जर्नी है, समटाइम ईयर लॉन्ग से ज़्यादा भी होती है। और आप एक चीज़ समझिए, सबकी अपनी जर्नी है। सफलता असफलता बात की बात है, सबसे पहली चीज़ है कि आपके प्रयत्न कितने सच्चे हैं, उस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और आप जितने साउंड माइंड से पढ़ेंगे उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। समाज में कोई क्या कह रहा है या कोई कुछ भी कह रहा है, वो आपको कभी भी बॉदर नहीं करना चाहिए। आपको वो दिन याद होना चाहिए कि आपने किस दिन डिसाइड किया था कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है। आपके अपने सैक्रिफाइसेस उस चीज़ के लिए इन सारी चीज़ों से बहुत ऊपर हैं। आप जो आपको अच्छा लगता है फ्री टाइम पे, आप अपने फ्रेंड से बात करिए। और अगर कभी बहुत डिप्रेसिंग लग रहा है तो आप अपने फैमिली के लोगों से बात करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, वॉक पे जाइए। कुछ लोगों को मतलब जो भी आपकी हॉबी है वो पोजेस करिए। ऐसे कोई भी टॉपर नहीं है जो 24 घंटे पढ़ते हैं और उन्होंने कुछ नहीं किया है। सबका लो आता है, इवन आई हैव फेल्ट द सेम। और जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालता है उसका भी स्ट्रगल होता है, ऐसा नहीं है कि उसने स्ट्रगल नहीं किया है। बस सिंपल चीज़ ये है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। अगर आपके जो भी एफर्ट्स हैं वो सच्चे हैं और सही डायरेक्शन में हैं, तो टाइम लग सकता है बट उससे आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो ये आपके जो हायर ऑर्डर गोल हैं, इस चीज़ को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो कभी भी आपको इन चीज़ों से निराश नहीं होना चाहिए। और चाहे सिविल सर्विसेज हो, चाहे लाइफ का कोई भी करियर है, नथिंग इज़ अबाउट लाइफ। तो लाइफ को स्टेक कभी नहीं लाना चाहिए। किसी भी बच्चे के अगर ऐसे मन में आ रहा है, उस टाइम पे आप प्लीज़ अपने फ्रेंड से बात करिए, अपने मेंटोर हैं, कोई टीचर्स हैं, किसी से भी बात करिए और उस चीज़ को सॉल्व की डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलेगा। बट एंडिंग दी लाइफ इज समथिंग, जब वो ख्याल आए तो एक बार अपने पेरेंट्स को ज़रूर याद कर लेना चाहिए। अच्छा, जैसे बहुत सारे बच्चे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में पढ़ते हैं, तो उनका ग्रेजुएशन का जैसे कि दौर रहता है, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में वो तैयारी करना चाहते हैं, तो इस वजह से फिर वो किस तरीके से अपनी तैयारी को मेंटेन करें? देखिए, यही होना चाहिए, फर्स्ट ईयर में आप एनसीईआरटीज़ को लीजिए ताकि आपका बेस बने। सेकेंड ईयर में आप रेफरेंस बुक्स उठाइए ताकि आप उसको एनसीईआरटीज़ के साथ में लाइए। और जब आपको थर्ड एंड फाइनल ईयर लिखना है तब आप इन दोनों को मिला के और करंट अफेयर्स की नॉलेज पढ़िए। और सेकेंड ईयर में जब आप रेफरेंस बुक पढ़ने लगें तब आप थोड़ा थोड़ा आंसर राइटिंग शुरू कर दें। तो इस तरीके से आप ग्रेजुएशन के तीनों ईयर्स में बहुत सिस्टमेटिक वे में अपनी प्रिपरेशन को ले जाएंगे। और एंड ईयर जब आपको एग्जाम लिखना है तब आप बहुत अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। ये शुरुआत से सीरियस रहना बहुत हाँ, जरूरी है। देखिए, सीरियस मतलब मेरा यही, सीरियस का मतलब मैंने कभी ये नहीं समझा कि आपके फ्रेंड्स ना रहें, आप किसी से बात ना करें, आप एक कमरे में बंद हो जाएं, नहीं। आप एक टाइम टेबल बनाइए कि मुझे एक हफ्ते में इतना ख़त्म करना है, मुझे डेली का 6 घंटे पढ़ना है। उसके बाद आप कुछ भी करिए बट मेक श्योर कि जो आपकी स्टडी ड्यूरेशन है उसको आप बहुत ऑनेस्टली फॉलो करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सफलता के मूल मंत्र देने बताया, आखिरी के 2 महीने की स्ट्रैटेजी डिस्कस की हमने, तो एक अच्छा सेशन रहा। बाकी अब जो भी आपके सवाल हों आप कमेंट बॉक्स में उसको मैसेज कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग एक लाइव सेशन दीदी के साथ यूट्यूब चैनल पे ही अपने ले लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।